नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ सत्यजीत रे की कहानियां। फिल्मकार सत्यजीत रे ने कुछ कहानियां लिखी हैं, बहुत शानदार कहानी है। आज सुनिए उनकी कहानी झक्की बाबू। झक्की बाबू का असली नाम पूछ ही नहीं सका। उपाधि है मुखर्जी। चेहरा एक बार देख लिया जाए तो भूलना मुश्किल है। लंबाई लगभग 6 फीट, देह पर चर्बी का नाम नहीं, पीठ धनुष की तरह टेढ़ी, हाथ पांव गला और कपाल से अनगिनत सिरा उपशिरा नसें चमड़ा ठेलकर बाहर निकल आना चाहती हैं। टेनिस कॉलर वाली सफेद शर्ट, काले फ्लानेल की पैंट, सफेद मोजा, सफेद किड्स। दार्जिलिंग में यही उनका पेटेंट लिबास था। इसके अलावा उनके हाथ में एक मजबूत लाठी रहती थी। जंगल की उबड़ खाबड़ धरती पर घूमने फिरने का अभ्यास रहने के कारण हो सकता है कि लाठी की जरूरत पड़ती हो। 10 साल पहले झक्की बाबू से मेरी जान पहचान हुई थी। मैं कलकत्ते में बैंक में नौकरी करता हूं। 10 दिन की छुट्टी बाकी थी। बैसाख के महीने में अपने प्रिय शहर दार्जिलिंग पहुंच गया। पहले ही दिन झक्की बाबू के दर्शन प्राप्त हुए। दर्शन कैसे प्राप्त हुए यही बताने जा रहा हूं। तीसरे पहर 4:30 बजे होटल में चाय पीकर बाहर निकला। दोपहर में बारिश का एक झोंका आ चुका था। अब फिर कब आ जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए बदन पर बरसाती डालकर निकला हूं। दार्जिलिंग का सबसे मनोरम, सबसे एकांत रास्ता जला पहाड़ रोड से होता हुआ मैं चहलकदमी कर रहा था। अचानक लगभग 50 हाथ की दूरी पर एक मोड़ पर एक आदमी को सड़क के किनारे लाठी के सहारे खड़ा देखा। वो झुककर किसी चीज को ध्यान से देख रहा था। वो दृश्य वैसे कुछ स्वाभाविक जैसा नहीं लगा। जंगली फूल या कीड़े मकोड़ों के बारे में उत्सुकता रहने पर व्यक्ति इस तरह घास की ओर निहार सकता है। मैंने उस आदमी की ओर एक कौतूहलपूर्ण दृष्टि डाली और फिर आगे बढ़ना शुरू किया। मगर उसके नजदीक पहुंचने पर पता चला कि मैं उस बात को जितनी स्वाभाविक समझ रहा था उतनी नहीं है। उस आदमी की एकाग्रता पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं 5 हाथ के फासले पर खड़ा होकर उसका हाव भाव गौर से देख रहा था, मगर वो मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर पहले के जैसा ही झुका घास की ओर देख रहा था। बंगाली जानकर मैं उनसे बिना कुछ पूछे चुप नहीं रह सका। कोई चीज खो गई है क्या? कुछ भी जवाब नहीं मिला। यह आदमी बहरा है क्या? मेरे कौतूहल की मात्रा बढ़ गई। घटना का अंत देखे बिना नहीं जाऊंगा। मैंने एक सिगरेट सुलगाई। 3-1 मिनटों के बाद उस अचल देह में प्राणों का संचार हुआ। वो थोड़ा और झुक गया और अपने दाहिने हाथ को घास की ओर बढ़ाया। घनी घास के अंदर उसकी उंगलियों ने प्रवेश किया। उसके बाद हाथ ऊपर की ओर उठाया। अंगूठे और तर्जनी के बीच एक छोटी सी गोल चीज थी। गौर से देखने पर पता चला कि वो एक बटन है, लगभग अठन्नी जितना बड़ा। लग रहा था कि शायद कोट का बटन है। बटन को आंखों के सामने लाकर कुछ मिनटों तक उसे उलट पुलट कर देखा। उसके बाद जीभ से 4 बार जैसी खेत सूचक आवाज की और उसे शर्ट के बुक पॉकेट में रखकर मुझे नजरअंदाज कर वहां से चला गया। शाम को लौटने के वक्त मॉल के सामने फव्वारे के पास दार्जिलिंग के पुराने बाशिंदे डॉक्टर भौमिक से भेंट हो गई। वे कॉलेज के दिनों में बाबूजी के सहपाठी रह चुके हैं। मुझ पर उनका अपार स्नेह है। उन्हें आज तीसरे पहर की घटना सुनाए बिना नहीं रह सका। भौमिक साहब सुनकर बोले, अरे चेहरे और हाव भाव के ब्यौरे से तो झक्की बाबू मालूम पड़ रहे हैं। झक्की बाबू? अरे सैड केस, असली नाम याद नहीं है। उनका टाइटल है मुखर्जी। 5 साल से दार्जिलिंग में रह रहे हैं। ग्रीनलेज बैंक के पास ही किराए के एक मकान में रहते हैं। कटक के रेवेनशॉ कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। जर्मन यूनिवर्सिटी की डिग्री उनके पास है। सुना है कि जब वो स्टूडेंट थे तो बड़े ब्रिलियंट थे। नौकरी छोड़कर यहीं चले आए हैं। शायद थोड़ी बहुत पैतृक संपत्ति भी है। मैंने पूछा, आपसे जान पहचान है? अरे शुरू में मेरे पास आए थे। रास्ते में फिसलकर गिर जाने के कारण सेप्टिक होने का लक्षण आ गया था। मैंने ठीक कर दिया था। फिर मैंने पूछा, मगर झक्की बाबू ना?
भौमिक साहब ने एक कहकहा लगाया। अरे उनके एक बेढब शौक के चलते ये नाम पड़ गया है। नाम किसने रखा है ये कहना मुश्किल है। शौक क्या है? अरे तुम तो अपनी आंखों से देख चुके हो कि रास्ते में पड़े एक बटन को उठाकर पॉकेट में रख लिया। यही उनका शौक है या हॉबी। जहां तहां से चीज उठाकर बड़े करीने से यत्न के साथ अपने पास रख लेते हैं, कोई भी चीज। पता नहीं क्यों उस आदमी के प्रति मेरे मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर भौमिक बोले, हम उन्हें मामूली चीज कहेंगे मगर वो क्लेम करेंगे कि बहुत ही प्रेशियस चीज है, क्योंकि उस चीजों के साथ कोई ना कोई घटना जुड़ी हुई है। मैंने पूछा, मगर उन्हें इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है? डॉक्टर भौमिक ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखते हुए कहा, यह बात तुम उन्हीं से पूछ लो। विजिटर मिल जाए तो उन्हें खुशी होती है, क्योंकि उनके पास गप्पों का बहुत बड़ा खजाना है। उन्होंने जिन जिन चीजों का संग्रह किया है, हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी है। सबकी सब वाइल्ड और नॉनसेंस। और हाँ, वे उन्हें सुनाकर बहुत खुश होते हैं। ये बात अलग है कि तुम्हें सुनकर खुशी होगी या नहीं। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद मैं बाहर निकला। ग्रिंडलेज बैंक के पास झक्की बाबू का मकान खोजने में असुविधा नहीं हुई, क्योंकि मोहल्ले का हर आदमी उन्हें पहचानता है। 17 नंबर के मकान के दरवाजे पर दस्तक देते ही वो बाहर निकल आए। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। कल आपने मुझसे कुछ पूछा था, मगर मैं तब जवाब देने की स्थिति में नहीं था। वैसे वक्त में कंसंट्रेशन दूर हो जाए तो भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंदर आइए। कमरे के अंदर जाते ही जिस चीज पर मेरी सबसे पहली दृष्टि गई वो एक अलमारी थी। बाईं तरफ की दीवार के आधे हिस्से तक पसरी हुई कांच से ढकी एक अलमारी के हर खाने में एक के बगल में दूसरी चीज पड़ी है। वे हालांकि बिल्कुल मामूली चीजें हैं, परंतु एक से दूसरी का कोई संबंध नहीं है। सरसरी निगाह दौड़ाने पर मेरी आंखें शेल्फ पर पड़ी। वहां पेड़ की एक जड़, एक जंग लगा ताला, एक पुराने जमाने की गोल्ड फ्लेक की टीन, एक ऊन बुनने की सलाई, जूते का एक ब्रश, टॉर्च लाइट की एक बैटरी थी। मैं भौचक सा उन चीजों की ओर देख रहा था कि तभी बोले, उन चीजों को देखने से आपको कोई खास खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन चीजों की कीमत सिर्फ मैं जानता हूं। मैंने कहा, मैंने सुना है कि इन चीजों के पीछे खास खास घटनाओं का हाथ है। उन्होंने कहा, हाँ है। तो मगर ऐसी बात तो हर चीज के साथ रहती है, जैसे जिस घड़ी को आप हाथ में पहने हैं। भले आदमी ने हाथ उठाकर मुझे बोलने से रोका और कहा, घटना तो जुड़ी रहती है जरूर, लेकिन सभी चीजों पर उस घटना की छाप नहीं रह जाती है। कभी कभी ऐसी चीज मिल जाती है जिस पर छाप रहती है, जैसे कल का ये बटन। कमरे के दाहिनी ओर एक राइटिंग डेस्क पर बटन रखा था। उन्होंने बटन को मेरी तरफ बढ़ाया। कत्थे रंग का कोट का बटन है, उसमें मुझे कोई खासियत नहीं दिखी। उन्होंने पूछा, समझ में कुछ आ रहा है? मुझे नहीं कहना ही पड़ा। झक्की बाबू बोले, ये बटन एक साहिब के कोट का है। वो घोड़े की पीठ पर सवार होकर जला पहाड़ रोड से जा रहे थे। उम्र 60 के आसपास, राइडिंग लिबास में थे। स्वस्थ शक्तिशाली मिलिट्री बटन। जहां ये बटन मिला है वहीं आने पर दिल का दौरा पड़ा। घोड़े से गिर पड़े। उन पर 2 राहगीरों की नजर पड़ी और वो दौड़ते हुए आए, मगर तब तक उनकी जान निकल चुकी थी। घोड़े से गिरने के समय ही बटन टूटकर सड़क के किनारे गिर पड़ा। मैंने कहा, ये सब आप देख लेते हैं? वाह बिजली, जितना भी मन को एकाग्र करता हूं उतना ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मैंने पूछा, कब देखते हैं? उन्होंने कहा, इस किस्म के विशेष गुण संपन्न वस्तु के पास आते ही पहले मैं सिर में दर्द महसूस करने लगता हूं। उसके बाद मेरी दृष्टि धुंधली हो जाती है। लगता है कि नीचे गिर पड़ूंगा, मगर उसके बाद ही वो दृश्य दिखाई पड़ने लगता है और मेरे पैर स्टेडी हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा हर बार होता है। लगभग कल रात को 8 बजे तक बुखार था। इतना जरूर है कि बुखार ज्यादा देर तक नहीं रहता है। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। बात अजीब होने पर भी मुझे दिलचस्प लग रही थी। मैंने कहा, आप 2-4 और उदाहरण दे सकते हैं? झक्की बाबू बोले, मेरी पूरी अलमारी उदाहरणों से भरी हुई है। वो जो कॉपी आप देख रहे हैं उसमें हर घटना का विवरण विस्तार के साथ है। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं कुछ बोलूं इससे पहले ही उन्होंने अलमारी का कांच हटाकर खाने से 2 वस्तुएं निकालकर टेबल पर रख दी। एक बहुत ही पुराना चमड़े का दस्ताना और एक चश्मे का शीशा।
इस दस्ताने को देख रहे हैं ना, झक्की बाबू ने कहा, इसे मैंने सबसे पहले पाया था, यानी ये मेरे संग्रह का पहला आइटम है। इसे मैंने स्विट्जरलैंड के लुन्सर्न शहर के बाहर एक जंगल में पाया था। तब मार्बर्ग में मेरी पढ़ाई का सिलसिला खत्म हो चुका था। स्वदेश लौटने से पहले मैं घूम फिर कर कॉन्टिनेंट देख रहा था। प्रातः भ्रमण के लिए लुन्सर्न में निकला था। रास्ता निर्जन वन से होकर गया है। सुस्ताने के ख्याल से मैं एक बेंच पर बैठा हुआ था कि तभी पास ही एक पेड़ के तने के नीचे दस्ताने के अंगूठे पर मेरी नजर पड़ी और इसके साथ ही मेरा सिर दर्द करने लगा। उसके बाद दृष्टि में धुंधलापन आ गया। उसके बाद आंखों के सामने तस्वीर तैरने लगी। एक सुदर्शन संभ्रांत, मुंह में लंबी टेढ़ी पाइप, दस्ताना पहने, हाथ में घड़ी लिए रास्ते पर पैदल चला जा रहा है। हठात झाड़ी के पीछे से दो आदमी बाहर निकल कर आते हैं, उस पर हमला करते हैं। वो हताश होकर हाथ पर पटकता है। उठापटक में उसके दाहिने हाथ का दस्ताना गिर जाता है। आतताई उस पर कूद पड़े, बेदर्दी के साथ उसकी हत्या कर दी। कोट की जेब से रुपया बैसार, हाथ से सोने की घड़ी निकालकर चंपत हो गए। मैंने पूछा, इस तरह की घटना कोई सचमुच में घटी थी? झक्की बाबू बोले, मैं 3 दिन तक अस्पताल में था, बुखार की वजह से डिलीरियम की हालत में। उसके साथ और भी तकलीफें थीं। डॉक्टर स्टाइनिट्स मर्ज का पता नहीं लगा सके। उसके बाद ये बीमारी अपने आप दूर हो गई। अस्पताल से निकलने के बाद मैंने खोज करना शुरू कर दिया। 2 साल पहले उसी जंगल में ठीक उसी स्थान पर काउंट फर्डिनेंड मुसेप नाम के एक धनी व्यक्ति की इसी तरह हत्या हुई थी। उसके लड़के ने दस्ताने को पहचान लिया। वे इस तरह इस घटना को कह गए कि उनकी बात पर अविश्वास करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने कहा, तभी से आपने संग्रह करना शुरू कर दिया? झक्की बाबू बोले, इस दस्ताने को पाने के बाद लगभग 10 वर्षों तक उस तरह का कोई और अनुभव नहीं हुआ। इस दरमियान मैं स्वदेश वापस आकर कटक के कॉलेज में प्रोफेसरी कर रहा था। छुट्टी में जहां तहां घूमने के लिए निकल जाया करता था। एक बार वॉल्टियर जाने पर दूसरा अनुभव मिला। समुद्र के किनारे एक पत्थर की खोज में जाने पर चश्मे का ये शीशा मिला। आप देख ही रहे हैं कि ये प्लस पावर का कांच है। एक मद्रासी सज्जन ने चश्मा उतार कर रख दिया और स्नान करने चले गए। वे फिर पानी से बाहर नहीं निकले। उनके पांव को क्लैंप ने पकड़ लिया और नतीजा ये हुआ कि वो पानी में डूब गए। पानी से हाथ उठाकर सहायता के लिए चिल्लाते रहे। बड़ी ही बेधक थी उनकी चीख। उन्हीं के चश्मे का शीशा मुझे 4 वर्ष बाद मिला। यह भी सच्ची घटना है। जांच पड़ताल करने पर मुझे पता चला था। वेल नोन ड्राउनिंग केस। मृत व्यक्ति कोयम्बटूर में रहते थे। नाम था शिवरमण। झक्की बाबू ने दस्ताने और शीशे को यथास्थान रख दिया और फिर अपनी जगह पर बैठ गए और मुझसे कहा, जानते हैं मेरी अलमारी में कितनी चीजें हैं? 172। पिछले 30 साल में मैंने इन्हें इकट्ठा किया है। इस तरह के किसी संग्रह की बात आपने सुनी है? मैंने सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया और उसके बाद कहा, आपकी यह हॉबी बिल्कुल यूनिक है, इस पे कोई शक नहीं है, मगर आपकी हर चीज के साथ मौत की घटना क्यों जुड़ी हुई है? उन्होंने गंभीरता के साथ कहा, हाँ, बात यही है, मृत्यु नहीं बल्कि आकस्मिक अस्वाभाविक मृत्यु, खून, आत्महत्या, दुर्घटना में मौत, दिल का दौरा पड़ जाने से मौत। इस प्रकार की घटनाओं से जुड़ी रहने पर ही कोई चीज मुझ में प्रतिक्रिया जगाती है। मैंने पूछा, तो ये सारी चीजें कि आपको राहबाट में मिली हैं? उन्होंने कहा, ज्यादातर राहबाट में ही मिली हैं, बाकी चीज काले बाजार, नीलाम और क्यूरियो की दुकानों में मिली है। ये जो कट ग्लास का सुरापात्र देख रहे हैं आप, सुरापात्र मतलब शराब पीने की का जो ग्लास होता है, वो मुझे कलकत्ते के रसेल स्ट्रीट के एक नीलाम की दुकान में मिली है। इस सुरापात्र में ब्रांडी के साथ जहर मिला देने के कारण 19वीं सदी के एक विशालकाय गोरे की कलकत्ते में मौत हो गई थी। मैं कुछ क्षणों से अलमारी की वस्तुओं को छोड़कर झक्की बाबू के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। बहुत गौर करने पर भी उसमें पाखंड का कोई चिन्ह नहीं मिला। पागलपन का कोई लक्षण है? लगता तो नहीं है। पागलों की आंखों में जिस तरह की उदासी का भाव रहता है, कवि, भावुक और साधकों में भी उसकी संभावना है। उसके बाद में वहां बैठा नहीं। विदा लेकर जब मैं वहां से रवाना हुआ तो वो बोले, फिर आइएगा, आप जैसे सज्जनों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आप कहां ठहरे हुए हैं? एलिस विला होटल में। ओ, तब तो 10 मिनट का रास्ता है। आपके साथ वक्त बड़े मजे में गुजरा।
कोई कोई आदमी ऐसा होता है तो जिसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लेकिन आप सहृदय आदमी हैं, समझदार आदमी हैं। तीसरे पहर डॉक्टर भौमिक ने चाय पर बुला भेजा था। मेरे अतिरिक्त 2 और सज्जन आमंत्रित थे। चाय के साथ चनाचूर और केक खाते खाते मैंने झक्की बाबू के संदर्भ में चर्चा छेड़ दी। भौमिक साहब ने पूछा, वहां कितनी देर तक थे? मैंने कहा, कोई 1 आध घंटे तक। बाप रे! डॉक्टर भौमिक के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। 1 घंटे तक उस झूठे की बड़बड़ाहट सुनते रहे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इतनी बारिश हो रही है कि बाहर घूमना फिरना मुश्किल है। होटल के कमरे में बंद रहने के बजाय उसके गप सुनना ज्यादा अच्छा है। किसके बारे में बात चल रही है? ये सवाल 40 साल के एक सज्जन ने पूछा। डॉक्टर भौमिक ने परिचय के सिलसिले में उनका नाम मिस्टर खास्तगीर बताया था। झक्की बाबू के झक्कीपन की बातें सुनकर खास्तगीर व्यंग की हंसी हंसते हुए बोले, अरे ऐसे लोगों के यहाँ डेरा डालने का मौका देकर यहाँ की वायु क्यों दूषित कर रहे हैं डॉक्टर भौमिक? डॉक्टर भौमिक ने मुस्कुरा कर कहा, इतने बड़े शहर की वायु दूषित कर दे ऐसी क्षमता है क्या उसमें? शायद नहीं। मिस्टर नस्कर नाम के एक तीसरे व्यक्ति ने हिंदुस्तान के झूठों के दुष्प्रभाव पर एक छोटा मोटा भाषण दे डाला। आखिरकार मुझे लाचार होकर कहना पड़ा कि झक्की बाबू चूंकि संगी साथीहीन जीवन जीते हैं, इसलिए उनके झूठेपन का असर दूसरों पर पड़ने की कम ही संभावना है। भौमिक साहब दार्जिलिंग में करीब 30 साल से रह रहे हैं। खास्तगीर भी पुराने बाशिंदे हैं। अंत में उन दोनों से एक सवाल किए बिना मैं नहीं रह सका। अच्छा, ये बताइए कि जला पहाड़ रोड में कोई गोरा घुड़सवार हार्ट फेल करने के कारण मर गया हो, इस तरह की कोई घटना आप लोगों को मालूम है? उन्होंने कहा, तुम मेजर ब्रैडले के बारे में कह रहे हो? अरे 8 साल पहले की बात है। स्ट्रोक हुआ था, शायद जला पहाड़ रोड पे ही। अस्पताल में लाया गया था, पर उसके पहले ही मौत हो चुकी थी। मगर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? मैंने झक्की बाबू के बटन की बात बताई। मिस्टर खास्तगीर आग बबूला हो गया। अरे ये सब बात करके वो अलौकिक शक्ति का दावा कर रहा है। अरे 1 नंबर का शैतान मालूम हो रहा है। इतने दिनों से दार्जिलिंग में रह रहा है, घोड़े से गिरकर साहब मर गया, ये बात ऐसे भी उसके कान में पहुंच सकती है। यहां अलौकिक शक्ति की बात कहां से आ गई? मैंने भी इस बात पर गौर किया था। दार्जिलिंग में रहकर वहां की एक घटना के बारे में जानना झक्की बाबू के लिए असंभव नहीं है, इसलिए मैंने बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ाया। चाय के दौर के जब इस तरह की बातों के बीच खत्म हो गया तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरे साथ साथ मिस्टर नस्कर भी उठकर खड़े हो गए। बताया कि वे भी एलिस विला की तरफ रहते हैं, इसलिए मेरे साथ ही चहलकदमी करते हुए लौटेंगे। हम डॉक्टर भौमिक से विदा लेकर बाहर निकल पड़े। शाम होने को है। दार्जिलिंग आने के बाद पहली बार मैंने देखा कि मेघ छटने लगा है और अस्तंगा में सूर्य की रश्मियां मंच के स्पॉटलाइट की तरह शहर और शहर के आसपास की पहाड़ों पर चमक रही है। मिस्टर नस्कर देखने सुनने में काफी तगड़े लग रहे थे, मगर अब देख रहा हूं कि चढ़ाई के रास्ते में वो काफी परेशान हो रहे हैं। हाँपते हाँपते उन्होंने मुझे पूछा, वो सज्जन रहते कहाँ हैं? मैंने कहा, मिलिएगा। अरे नहीं, ऐसे ही जानना चाह रहा था। झक्की बाबू के मकान का पता बताते हुए मैंने कहा कि वे चहलकदमी करने के लिए निकलते हैं, हो सकता है कि रास्ते में ही मुलाकात हो जाए। कितने आश्चर्य की बात है, वही हुआ। बात कहने के बाद 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि एक मोड़ पर आते ही हमने देखा कि सामने 20 हाथ की दूरी पर झक्की बाबू हैं। वे अपने दाहिने हाथ में लाठी थामे और बाएं हाथ में एक मुड़ा हुआ अखबार लिए हमारी ही ओर आ रहे थे। मुझे अपने सामने पाकर उनके चेहरे पर जो भाव आया, उसे अगर हंसी नहीं कहा जाए तो अप्रसन्नता भी नहीं कहा जा सकता। बोले, घर में बिजली फेल कर गई है भाई, इसलिए मोमबत्ती खरीद कर आ रहा हूं। शिष्टाचार के नाते मैंने मिस्टर नस्कर से उनका परिचय कराया। आप हैं मिस्टर नस्कर और आप मिस्टर मुखर्जी। नस्कर साहबी तौर तरीके के आदमी जैसे लगे। नमस्कार करने के बदले अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। जबान से बिना किसी तरह का सौजन्य प्रकट किए झक्की बाबू ने उनका हाथ पकड़कर हैंडशेक किया। उसके बाद वे उसी तरह खड़े रहे जैसे पहले थे। मेरे साथ साथ मिस्टर नस्कर भी ऊब महसूस करने लगे थे। लगभग आधा मिनट तक चुप रहने के बाद जब स्थिति नस्कर के बर्दाश्त के बाहर हो गई तो बोले, वेल, मैं आगे बढ़ता हूं। आपके बारे में सुना था, खुशकिस्मती से जान बचान भी हो गई। अच्छा चलो मिस्टर मुखर्जी। लाचार होकर मुझे भी यही कहना पड़ा। अब की झक्की बाबू सचमुच पागल जैसे लग रहे थे। सड़क के बीच खड़े होकर वे क्या सोच रहे हैं पता नहीं। हम लोगों के वहां से विदा लेकर चले जाने के बाद की उन्हें जैसे परवाह ही नहीं थी। हो सकता है नस्कर साहब उन्हें पसंद न आए हों, लेकिन
मुझसे तो आज सवेरे बहुत घनिष्ठता से बातचीत कर चुके हैं। उन्हें पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ गए। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा, वे अब भी उसी तरह खड़े थे। नस्कर साहब ने उनके बारे में अपनी राय जाहिर की। आपसे सुनने के बाद यह आदमी जितना पागल लगा था, देखने पर पता चला कि उससे अधिक पागल है। रात के 9 बज चुके थे। अब कुल मिलाकर मैं डिनर लेकर मुंह में पान का बीड़ा लिए जासूसी उपन्यास हाथ में थामे बिस्तर पर जाने की सोच ही रहा था कि तभी बेरा ने आकर खबर दी कि एक आदमी मुझे खोज रहा है। बाहर आकर देखा तो बिल्कुल अवाक जैसा हो गया। इतनी रात में झक्की बाबू, वो भाव अभी तक मेरे मन में पूरी तरह दूर नहीं हुआ है। वे बोले, यहाँ बैठने का कोई स्थान है जो एकांत हो? बाहर खड़े रहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मगर फिर से वर्षा की बूंदें टपकने लगी थी। मैं उन्हें अपने कमरे के भीतर ले आया। कुर्सी पर बैठकर हाँफते हुए बोले, जरा मेरी नाड़ी देखे तो। मैं उन्हें तुम कहकर बोल रहा हूं, उसको अन्यथा मत लेना। मैंने उनके बदन पर हाथ रखते ही देखा बुखार काफी था। मैं चिहुक उठा। मैंने घबरा कर कहा, ऐना सिंधु मेरे पास है। जक्की बाबू ने हंसते हुए कहा, किसी भी सिन से फायदा नहीं होगा। आज रात भर ज्वर रहेगा, कल रिमिशन हो जाएगा। मगर असली बात बुखार नहीं है। मैं तुम्हारे पास इलाज कराने के लिए नहीं आया हूं, मुझे उस अंगूठी की जरूरत है। अंगूठी? किस अंगूठी के बारे में कह रहे हैं? मुझे हथप्रभ जैसा पाकर वे बड़ी असहिष्णुता के साथ बोले, वही लश्कर या नस्कर जैसा नाम तुमने कुछ बताया था, उसके हाथ की अंगूठी पर तुम्हारी नजर नहीं पड़ी है? सस्ती अंगूठी है, नग या पत्थर जड़ा हुआ नहीं है, मगर वो अंगूठी मुझे चाहिए। अब मुझे याद आया कि मिस्टर नस्कर के दाहिने हाथ की उंगली में मैंने चांदी की एक सिग्नेचर रिंग देखी थी। जक्की बाबू कहने लगे, हैंडशेक करने के वक्त वो अंगूठी मेरे हथेली से छू गई। लगा कि मेरे शरीर के अंदर कोई जैसे एक्सप्लोजन हो गया हो। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ करता है वही हुआ। सड़क के बीच खड़ा होकर मैंने घटना को देखना शुरू ही किया था कि सामने से एक जीप आई और उसने सब कुछ बर्बाद कर डाला। मैंने कहा, इसका मतलब तो यही हुआ कि घटना को आप देख नहीं सके। उन्होंने कहा, जितना कुछ देख चुका हूं वो काफी है। खून का मामला है, आतताई का चेहरा मैं देख नहीं सका। अंगूठी सहित हाथ एक आदमी के गले की ओर बढ़ता जा रहा है। विक्टिम गैर बंगाली है। उसके सिर पर राजस्थानी टोपी है, आंखों पर सोने का चश्मा, आंखें विस्फारित हैं, चीखने के लिए मुंह खोलना चाहता है। निचले जबड़े पर एक दांत सोने का मढ़ा हुआ है। इतना ही, वो अंगूठी मुझे चाहिए। मैं कुछ क्षणों तक झक्की बाबू की ओर ताकता रहा और उसके बाद बोला, देखिए मिस्टर मुखर्जी, अगर आपको अंगूठी की जरूरत है तो उसे खुद ही मिस्टर नस्कर से मांग लीजिए। मैं उनसे साधारण तौर पर ही परिचित हूं और जहां तक बात मेरी समझ में आई है, वे आपकी हॉबी को बहुत सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देखते हैं। फिर मेरे मांगने से फायदा ही क्या है? बेहतर तो यही है कि मैंने उनकी बात काट कर कहा, वेरी सॉरी मिस्टर मुखर्जी, मैं मांगू तो भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अंगूठी वगैरह के मामले में कभी कभी आदमी में कितनी ममता होती है, ये बात आपसे छिपी नहीं है। वे इस चीज को उपयोग में न लाए होते तो। उसके बाद वो वहां बैठे नहीं, एक लंबी सांस लेकर कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और बूंदाबांदी में ही अंधेरे में निकल पड़े। मैंने मन ही मन सोचा कि भले आदमी की मांग अजीब तरह की है। रास्ते से चीज चुन लेना एक तरह की बात है, मगर लोगों के व्यक्तिगत व्यवहार की चीजों को लेकर अपने संग्रह की वृद्धि का प्रयास अन्यायपूर्ण है। इस मामले में कोई भी उसकी मदद नहीं करता, मैं भी कैसे करूं? और ऐसे भी नस्कर बेहद नीरस आदमी है, मांगने पर उससे अंगूठी मिल जाएगी ये उम्मीद करना ही गलत है। दूसरे दिन सवेरे मेघ छट गए थे और दिन साफ हो गया था। ये देखकर मैं बरछिल की तरफ घूमने निकल गया। रूखा सूखा जैसा दिन है। मॉल में लोगों का झमघट लगा है। भीड़ के बीच से होता हुआ घोड़ा और चेंजरों से अपने आप को बचाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मैं ऑब्जर्वेटरी हिल के पश्चिमी तरफ के एकांत रास्ते पर पहुंच गया। कल रात से ही झक्की बाबू का दयनीय चेहरा बीच बीच में मेरे सामने तिर जाता था और मन में धीरे धीरे एक इच्छा जाग रही थी कि नस्कर से यदि मेरी मुलाकात हो जाए तो एक बार उस अंगूठी के बारे में कहूं। हो सकता है अंगूठी के प्रति उनमें कोई खास लगाव न हो और मांगने पर दे दें। झक्की बाबू को अंगूठी दे देने से उनके चेहरे का भाव कैसा हो जाएगा, ये बात मैं भली भांति समझ रहा था। बचपन में मैं डाक टिकटों का संग्रह किया करता था, इसलिए मैं जानता हूं कि हॉबी का नशा किस तरह का होता है। और झक्की बाबू एक ऐसे आदमी हैं जो किसी तरह की झंझट और झमेले में नहीं रहते, अपना उद्भट शौक लिए अपने आप में मशगूल रहते हैं, जोर जबरन किसी को अपनी जमात में लाने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है कि जीवन में ये पहले किसी की चीज के प्रति उनमें लोभ जगा हो,
और वो चीज कोई कीमती भी नहीं है। सच कहूं तो कल रात के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनमें अलौकिक क्षमता नाम की कोई चीज नहीं है। उनके शौक का सारा कार्य व्यापार उनके अधपगले मन की कल्पना पर आधारित है। मगर उससे यदि यह संगी साथीहीन आदमी प्रसन्न रहता है तो दूसरे को नुकसान क्या है। मगर बड़चील के रास्ते पर 2 घंटे तक चहलकदमी करने पर भी नस्कर से भेंट नहीं हुई। जब मैं मॉल पहुंचा तब लगभग 10:30 बज चुके थे। भीड़ तब भी थी, लेकिन जाने के वक्त जितनी भीड़ थी उससे थोड़ी कम। उधर 10-20 आदमी की कई जमातें खड़ी हैं और उन जमातों में किसी विषय पर उत्तेजनापूर्ण बहस छिड़ी है। आगे बढ़ने पर पुलिस, जांच पड़ताल और खून जैसे शब्द कानों में आने लगे। एक अपरिचित प्रौढ़ बंगाली को अपने पास पाकर मैंने पूछा, क्या बात है जनाब, कुछ हुआ है क्या? भले आदमी ने कहा, कलकत्ते का कोई सस्पेक्टेड क्रिमिनल यहां आकर छिप गया है। उसका पीछा करती हुई पुलिस यहां आई है और तलाशी चल रही है। उस आदमी का नाम आपको मालूम है? असली नाम मालूम नहीं है, यहां उसने अपना नाम नस्कर बताया है। मेरी छाती धड़कने लगी। एक ही आदमी ऐसा है जो असली बात बता सकता है, वो है डॉक्टर भौमिक। मुझे उनके घर तक जाना नहीं पड़ा। लेडेनला रोड पर रिक्शे के पड़ाव के पास खास्तगीर और भौमिक से मुलाकात हो गई। बोले, कल वो आदमी तीसरे पहर मेरे घर आकर चाय पी गया। 3 दिन पहले मेरे पेट के दर्द का इलाज करा रहा था। अकेला आदमी है, नया नया यहाँ आया है, ये सोचकर घर के खाने पर बुलाया था और आज ये बात सुन रहा हूं। मैंने उत्सुकतावश पूछा, पकड़ा गया या नहीं? अभी तक पकड़ा नहीं गया है, सवेरे से ही गायब है। पुलिस उसकी खोज कर रही है, लेकिन है तो इसी शहर में, भाग कर जाएगा कहां? मगर कितनी बड़ी बात है। भौमिक और खास्तगीर चले गए। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी नाड़ी की गति चंचल हो गई है। ये सोचकर नहीं कि नस्कर अपराधी है, बल्कि इसलिए कि झक्की बाबू को अंगूठी के प्रति कितना लोभ था। खूनी के हाथ की अंगूठी है, झक्की बाबू ने यह बात बताई थी। फिर क्या उनमें कोई अलौकिक क्षमता है? रास्ते पर खड़ा खड़ा जब मैं यही सब सोच रहा था तो मन में इच्छा जागी कि एक बार झक्की बाबू से मिलाऊं। क्या उन्हें यह खबर मिली है? एक बार इसकी तहकीकात करना जरूरी है। मगर 17 नंबर घर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बदली भी छाने लगी है। मैं तेज कदमों से होटल चला आया। आधे घंटे के बीच ही मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। झिलमिलाता हुआ प्रातःकाल अब जैसे एक दूर के सपने में बदल गया। पुलिस की तलाशी चल रही है। कहां छिप गए मिस्टर नस्कर? किसकी हत्या की उन्होंने? किस तरह हत्या की? 3:30 बजे हम लोगों के होटल के मैनेजर मिस्टर सोंधी ने सूचना दी कि नस्कर जिस मकान में थे उसके पीछे के पहाड़ के करीब 30 हाथ नीचे के गड्ढे में नस्कर की लाश मिली है। उसका माथा चूर चूर हो गया है। खुदकुशी, दिमाग की गड़बड़ी, भागने के समय पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़ने इत्यादि का लोग अनुमान लगाते हैं। व्यापार के मामले में पार्टनर से दुश्मनी हो गई थी, इसी के कारण उसका खून कर डाला और लाश को छिपाकर खुद दार्जिलिंग में आकर छिप गया। पुलिस ने लाश को बरामद किया इत्यादि। ना, झक्की बाबू से एक बार मुलाकात करनी ही होगी। अब उपेक्षा की हंसी हंसकर उनकी बात उड़ाई नहीं जा सकती। स्विट्जरलैंड और वॉल्टेयर की घटनाएं मनगढ़ंत हो सकती हैं, दार्जिलिंग की घटना उन्हें पहले से मालूम हो सकती है, मगर नस्कर जो खूनी है उन्हें इस बात का पता कैसे चला? 5 बजे जब बारिश कुछ थमी तो मैं उनके घर पर गया। दस्तक देते ही दरवाजा खुल गया। झक्की बाबू ने हंसकर कहा, आओ भैया अंदर चले आओ, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं अंदर गया। शाम उतर चुकी है। झक्की बाबू की मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है। आज भी बिजली नहीं है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बेत की कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आपको खबर मिली है? तुम्हारे उस नस्कर की खबर? मुझे क्या खबर मिलेगी, मैं तो पहले ही जान गया था। तब हाँ, मैं उनका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ? मैंने आश्चर्य में आकर पूछा। अरे मेरे संग्रह की सबसे कीमती चीज वो मुझे दे गया है। मैंने कहा, दे गया है? मेरा गला सूखने लगा। अरे देख लो ना, मेज पर है। मैंने जो ही मेज की ओर आंखें दौड़ाई, मोमबत्ती के पास ही खुली कॉपी के सफेद पृष्ठ पर वही अंगूठी पड़ी हुई दिख गई। घटना का ब्यौरा मैंने लिख लिया है। आइटम नंबर 173। झक्की बाबू ने कहा। मेरे दिमाग में एक सवाल चक्कर लगा रहा है। दे गया है? इसका मतलब कब दे गया? देना क्या आसानी से चाहता था? झक्की बाबू ने एक लंबी सांस ली। जोर जबरन करना पड़ा? मैं स्तब्ध बैठा हूं। कमरे में एक टाइम पीस टिक टिक का आवाज कर रही है। तुमने आकर अच्छा ही किया, झक्की बाबू ने कहा। तुम्हें एक चीज दे रहा हूं, उसे अपने ही पास रख लेना। झक्की बाबू कुर्सी से उठकर कमरे की दूसरी ओर अंधेरे कोने की ओर चले गए। वहां से खट खट की आवाज आई और उसके साथ ही उनका कंठस्वर सुनाई पड़ा।
इसे भी मुझे अपने संग्रह में रख लेना चाहिए था, मगर इसका प्रभाव मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मुझे बार बार बुखार आता है और एक बहुत ही अप्रीतिकर दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। बातें करते करते हुए अंधेरे से प्रकाश में आकर खड़े हो गए, अपने दाहिने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाए हुए हैं। उसी हाथ में उनकी ये चिर परिचित लाठी थामी हुई है। मोमबत्ती की इस धुंधली रोशनी में ही ये बात मेरी समझ में आ गई कि लाठी के मूठ के ऊपर जो लाल दाग हैं वो सूखे हुए खून के दाग के अलावा और कुछ नहीं है। तो कैसी लगी सत्यजीत रे की ये रोमांच भरी कहानी, मनोवैज्ञानिक किस्म की कहानी, जिसमें झक्की बाबू के किरदार, रहस्य, रोमांच सब कुछ है इसमें, उनकी अलौकिक शक्ति के बारे में। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छा साहित्य हम आपको सुनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपना समर्थन लाइक और शेयर के जरिए करिए, और किस्सा कहानी चैनल है आपको अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।